जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम पिछली क्लासों में पॉलिटी का रिवीजन कर चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कंपटीशन जो एग्ज़ाम का है वो पिछले कुछ सालों से कितना हाई होता जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप लग के 2 साल 3 साल लगभग मतलब बिल्कुल डोमिनेट होके आपकी तैयारी करिए एग्ज़ाम की। और जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करके चल रहे हैं लगभग उसी की तैयारी करिए। मतलब जैसे आपने अगर 3 साल का कोई टारगेट रखा है, उसकी तैयारी प्रॉपर करके चलिए। बीच में अगर आपको हो सके कोई भी एक आध एग्ज़ाम देने हैं तो आप देते रहिए। अदरवाइज़ उसके लिए बिल्कुल डोमिनेंस रखिए। और तो जैसा कि पिछली 5-6 क्लास में हमने पॉलिटी को क्वेश्चनों के माध्यम से खत्म कर दिया है, तो आज हम आगे की क्लासों में प्रयास है मेरा कि मतलब एक क्लास से हमारा काम नहीं चल पा रहा है क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। यानी आज लगभग 8 तारीख हो चुकी है, तो देखा जाए तो हमारा समय बहुत ही कम बचा है। तो हमारा प्रयास है कि अब पर डे 2 क्लासें लाई जाए, मतलब 4 बजे जो चल रही थी क्लास वो रेगुलर चलेगी और एक क्लास 9 बजे मतलब जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं उनकी स्टार्ट की जाए। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है साइबर अपराध, ये हम कोशिश करेंगे 2 क्लासों में खत्म करने के लिए। कोशिश क्या करेंगे मतलब 2 क्लासों में खत्म ही कर देंगे इसको, है ना? आज और कल में। तो आप बस जुड़े रहिए हमसे और सवालों के माध्यम से जो टॉप 25 एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम लगाने का प्रयास करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी आगे पीछे जानकारियाँ हैं, उनको साथ में शेयर करते चलेंगे, ठीक है? तो देखते हैं हमारा आज पहला सवाल क्या है? कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस का उपयोग करके की गई किसी भी अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो अवैध गतिविधि आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि एक तरह का अपराध होता है जो भी हमारे कानून या समाज के हिसाब से जिसे मतलब अब अपराध परिभाषित किया गया है, वो अपराध कहलाता है, ठीक है? जो भी ऐसा कोई कृत्य जो कानून या फिर हमारे समाज के हिसाब से उसे अपराध बताया गया है या मतलब दुराचार बताया जाता है, उसे अपराध कहते हैं। मतलब उसमें एक दुराचार होता है किसी मतलब व्यक्ति का, जो दुराचरण के साथ किया जाए वो अपराध कहलाता है और इस अपराध में अगर हम कोई मतलब साइबर संबंधी यानी नेटवर्क, मोबाइल या कंप्यूटर इत्यादि संबंधी अगर मतलब उपकरणों को जोड़ देते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी अपराध होते हैं उन्हें साइबर अपराध कहते हैं, ठीक है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जो निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि सीधे-सीधे हमारे कंप्यूटर हमें पता है 2 उसके मुख्य पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। हार्डवेयर जो हमें सामने से दिखाई देता है और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके माध्यम से मतलब उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है यानी जो इनर प्रोसेस होती है मतलब क्या विज़ुअल हो रहा है, क्या हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट जो आ रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब इनर प्रोसेस कहलाती हैं। तो ये सारी प्रोसेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती हैं। तो जो निर्देश कंप्यूटर देते हैं एक तरह से सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रामों के भंडारण को मतलब सॉफ्टवेयर से मिलके प्रोग्राम बनता है और जो निर्देश दिए जाते हैं, बहुत सारे निर्देशों से मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है ना? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे जानबूझकर किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा मतलब ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हमारे सिस्टम में साथ में आता है हमारे कंप्यूटर में, तो उसको हम यूज़ करते हैं और वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। पर कभी-कभी क्या होता है जो साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति हैं, यानी साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं अपराधी हैं, वो हमारे कंप्यूटर में जानबूझ के कोई मॉलवेयर डालते हैं, मतलब ऐसा एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयरों को नुकसान हो सके या हमारे सिस्टम को कोई न कोई नुकसान हो सके या हमारे जो सूचना है उसमें मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम में हमारी डली हुई है कंप्यूटर में, उसको नुकसान हो सके। तो इसके लिए जो नुकसान पहुँचाने के लिए जानबूझकर किसी कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुँचाने के लिए जो बनाया जाता है ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसे हम मॉलवेयर कहते हैं, ठीक है? मेलवेयर या मॉलवेयर, ठीक है? इसे मॉलवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा मेलवेयर का एक प्रकार है? तो जैसा कि हमें पता है वायरस, येवी, वर्म और ट्रोजन हॉर्स, ये सारे ही डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यानी इस चौ चा तीनों ही जो दिए हुए हैं, ये एक तरह के मॉलवेयर्स ही हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कौन-सा वायरस कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक हिस्से हिस्से को संक्रमित करता है? तो जैसा कि हमने पता है कई बार हमने देखा होगा कि हमारा मोबाइल या सिस्टम ऐसा रहता है, वो चालू ही नहीं होता है। मतलब बाकी सारी उसकी मेमोरी वगैरह जब हम उसे सही करवाने जाते हैं, तो बाद में जो मतलब जो भी दुकान या कंपनी का जो सर्विस सेंटर रहता है, वहाँ से जब वो सिस्टम चालू करके दे देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब सिस्टम वापस से चालू हो जाता है और उसमें कोई भी मेमोरी लॉस या फिर हमारे डाटा की चोरी का ऐसी कोई मतलब जानकारी नहीं मिलती है कि हमारा कुछ भी उसमें लॉस्ट हुआ है, इन्फॉर्मेशन का लॉस्ट हुआ है ना? लेकिन हमें बस चालू करने में समस्या आती है। तो इस प्रकार का जो वायरस रहता है, उसे बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। मतलब जो बूट आप समझ पा रहे हो, किसी भी चीज़ को चालू करते हैं, मतलब जैसे हमने सिस्टम चालू कर रहे हैं, तो उसे चालू ना करने देना, एक तरह का वायरस बना दिया जाता है, जो कि बूट सेक्टर वायरस होता है ना? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल्दी-जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। 25-26 मतलब 25-26 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे एक मतलब जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए।
ब्रेन वायरस किस प्रकार के वायरस का एक उदाहरण है? तो जैसे कि हमें पता ही है, जो हमने पढ़ा है अभी, बूट सेक्टर वायरस, इसी का एक एग्जांपल रहता है ब्रेन वायरस, मतलब इसी का एक टाइप या एग्जांपल मान के चलिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जो वायरस सिस्टम में खुद को लोड करके अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करता है। तो जैसा कि नाम से पता चल पा रहा है कि जो वायरस सिस्टम को खुद को लोड करके, है ना, जो खुद को अपने आप को उसमें सिस्टम में लोड कर ले और जो अन्य प्रोग्राम यानी कि जो उसमें पहले से इंस्टॉल्ड हैं उन्हें संक्रमित कर दे, यानी कि वो सीधे-सीधे डायरेक्ट एक्शन ले पा रहा है, इसलिए उसे डायरेक्ट एक्शन वायरस कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 8वां हमारा सवाल है, मेलिसा किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? तो एक वैसे इसका जो मेन आंसर होगा वो मैक्रो होगा। ठीक है, ये मैक्रो टाइप से सवाल, मतलब मैक्रो टाइप के जो वायरस रहते हैं उनका उदाहरण है होता है। लेकिन अगर इसमें नहीं दिया है मैक्रो, तो दूसरा हमारा ओवरराइट वायरस हो जाएगा, क्योंकि ये भी दूसरों के ऊपर, मतलब एक तरह से ओवरराइट, आप समझ पा रहे हो, राइट मतलब यहाँ लिखना है। ओवरराइट यानी कि किसी लिखावट के ऊपर लिखावट कर देना अपनी, वो ओवरराइट होता है ना। तो ये ओवरराइट का भी एग्जाम्पल होगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जो वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल जैसे दस्तावेजों को संक्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्रो वायरस कहते हैं उसे, जो कि मतलब जो एमएस वर्ड टाइप से, जैसे हम, आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट या वर्ड या एक्सेल या पीपीटी वगैरह बनाते हैं, उसको हम मैक्रो वायरस कहते हैं, जो मतलब इनको जो मतलब संक्रमित कर देता है, इनसे दस्तावेजों को संक्रमित कर देता है एमएस संबंधी, उनको मैक्रो वायरस कहते हैं। ठीक है, 10वें का देख लेते हैं, कौन सा वायरस मौजूदा प्रोग्राम को पूरी तरह से हटा देता है और इसे दुर्भावनापूर्ण कोड में बदल देता है? तो जैसे कि मैंने बताया था, मौजूदा प्रोग्राम को हटा देता है पूरी तरह से, यानी कि जो पहले से लिखा हुआ है उसको हटा के, और इसे दुर्भावनापूर्ण कोड यानी अपने अपने हिसाब से मतलब राइट कर देता है, अपने हिसाब से बदल देता है। तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल का देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा वायरस, 11वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा वायरस एंटीवायरस से बचने के लिए अपने कोड को बार-बार बदलता रहता है? ठीक है, तो ये एक पॉलीमॉर्फिक वायरस बोलते हैं इसे। ये बेसिकली मतलब बचने के लिए, एंटीवायरस से बचने के लिए अपने जो अपना कोड रहता है उसको बार-बार बदलता रहता है, ताकि एंटीवायरस इसे डिटेक्ट ना कर पाए, है ना? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 12वें नंबर का सवाल देख लेते हैं जल्दी-जल्दी। कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है? मतलब ऐसा कोई मॉलवेयर जो कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जो मतलब अच्छे सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है, जो कि समझ में नहीं आता है कि मतलब ये अच्छा है, बुरा है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं इसे, है ना? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, डेटा चोरी ट्रोजन किसका एक उदाहरण है? तो जिसमें नाम दिखाई दे रहा है, ट्रोजन हॉर्स का ही उदाहरण हो जाएगा ये, डेटा चोरी ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ईमेल, टेक्स्ट या फ़ोन कॉल के माध्यम से धोखे से संवेदनशील जानकारी हासिल करने के अपराध को क्या कहा जाता है? ये साइबर अपराध का प्रकार होते हैं। है ना? ये हम साइबर अपराध के प्रकार पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो हमारी फ़िशिंग रहती है, जैसा कि आप मतलब आपने सुना होगा फ़िशिंग, जैसे कि वर्ड से ही पता है, एक काँटा डाला जाता है और बहुत सारी मतलब मछलियों में से एक मछली फँसाई जाती है। इसी इसी प्रकार से कई सारे यूज़र्स को, कई सारे लोगों को फ़ोन कॉल, टेक्स्ट या ईमेल करके लोगों को भेजा जाता है। अगर ये कॉल के माध्यम से होता है तो इसे फ़िशिंग कहते हैं, और यही अगर टेक्स्ट या ईमेल के माध्यम से हो तो इसे फ़िशिंग कह देते हैं ना, कहीं-कहीं आप फ़िशिंग भी पढ़ेंगे इसे। ठीक है? तो जब भी ईमेल, टेक्स्ट, मतलब जो इसमें जो अपराध करने वाला व्यक्ति रहता है, यानी जो अपराधी रहता है, साइबर अपराधी, वो कई लोगों को फ़ोन करता है, कई लोगों को टेक्स्ट या मेल भेजता है। जैसे आपको कोई मेल पे या टेक्स्ट पे कोई लिंक भेज दिया, आजकल आप देखते भी होंगे व्हाट्सएप पे आपको कोई लिंक प्राप्त हो जाती है, और उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि उस पे लिंक पे क्लिक करके फँस जाते हैं ना। तो इसमें जो सही आंसर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह की मतलब 100 में से 1 मछली को फँसाना, इससे आप याद रखिए, इसे फ़िशिंग कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपके कंप्यूटर डिवाइस पर अवांछित विज्ञापन, एड्स प्रदर्शित करने वाले मेलवेयर को क्या कहते हैं? तो आजकल आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम है, सबसे ज़्यादा इसी पे एडवर्टाइज़ चलते हैं, जिन पे कि अननेसेसरी शॉपिंग के या फिर जो ऑफ़र दिए जाते हैं घर बैठे, लालच जॉब के, या एक तरह से जो पुराने सिक्के खरीदने बेचने के लिए, मतलब पुराने सिक्के 2 लाख में या 10 लाख में खरीदे बेचे जाते हैं, 70 साल पुराने या 50 साल पुराने सिक्के। तो एक तरह से लालच दिया जाता है, ऐड के माध्यम से लालच दिया जाता है, या बहुत सारी सर्विसेज़ देने के नाम पे भी आजकल ऐड चला दिए जाते हैं फेसबुक या गूगल या हमारे इंस्टाग्राम पर। तो इसको हम देख पा रहे होंगे, वैसे ही ऐड से चलाया जाता है, यानी ऐड प्लस मॉलवेयर से बन गया है एडवेयर, है ना? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, वह मेलवेयर जो फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है और डिक्रिप्शन के लिए फिरौती माँगता है, क्या कहलाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, एक तरह से फिरौती माँगना, मतलब कि जो मूवी में पुराने ज़माने में देखा होगा किडनैपिंग करके, इसी प्रकार से क्या होता है कि जो
अपराध करने वाला व्यक्ति है, वो आपके कंप्यूटर में ऐसी कोडिंग कर देगा कि आप उसको मतलब खोल ना पाएँ। एक तरह से वो ऐसा एन्क्रिप्शन डाल देगा कि आपको अगर उसे तोड़वाना है डिक्रिप्शन, वो आप मतलब उसके बिना ना कर पाएँ। तो इसको तोड़वाने के लिए वो एक तरह से फिरौती माँगता है, यानी पैसे की माँग करता है। इसे रैनसमवेयर कहा जाता है। इन प्रकार के जो मॉलवेयर डाले जाते हैं, उन्हें रैनसमवेयर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पहला रैनसमवेयर हमला 1989 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये कोई व्यक्ति था, जोसेफ पॉप करके। इसके द्वारा मतलब हो सकता है इसका फर्जी नाम रहा हो उस समय, मतलब इंटरनेट की दुनिया में तो फर्जी नाम ही रहते हैं। तो 1989 पहला हमला रैनसमवेयर की जो किया गया था, जोसेफ पोप द्वारा किया गया था, है ना? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो 18वें नंबर का सवाल है हमारा, प्रयुक्त किस प्रकार के साइबर खतरे का सबसे लोकप्रिय वेरिएंट है? तो ये भी रैनसमवेयर से मतलब रैनसमवेयर के लिए बनाया गया एक तरह का मतलब टाइप कहेंगे, एग्जाम्पल कहेंगे, उसके लिए जो बनाया गया है वो रयुक्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम अपना। किसी वेबसाइट 1900 सवाल है हमारा, किसी वेबसाइट या सर्वर को कई अनुरोधों से भरकर उसे ऑफलाइन करने को के हमले को क्या कहते हैं? यानी इस जैसे बहुत सारे मतलब एक साथ निर्देश दे दिए जाएँ कंप्यूटर को, जिससे कि कंप्यूटर काम ही ना कर पाए, है ना? वो एक तरह से नेटवर्क से हट जाए, ऑफलाइन हो जाए, जैसे बहुत सारा बर्डन पड़ जाए। तो जो इस प्रकार का जो हमला होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, है ना? डीडीओएस कहते हैं इसे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर हमारा जो मतलब नेटवर्क से अलग हो जाता है और वो काम कर ही नहीं पाता है, ठीक है? तो इसको बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। डीडीओएस हमले में दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक कहाँ से आता है? तो जैसे कि हमें पता है विभिन्न आईपी पतों से अक्सर बॉटनेट रहते हैं, मतलब जो सामने वाला अपराधी है वो कई प्रकार के ऐसे बोट बना देगा। यानी कि जो बोट आप समझते होंगे, मतलब आजकल गेम वगैरह में यूज़ होता है। एक व्यक्ति जैसा दिखने वाला, मतलब व्यक्ति की तरह काम करने वाला, जो हम अपनी तरफ से देते हैं वो सारे सिस्टम उसमें डाल के एक तरह से एआई मान लीजिए, अपने आप जो काम करते हैं उसे बोट कहते हैं ना। तो ये बोट मतलब कई सारे आईपी एड्रेस से एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही एड्रेस पे बहुत सारे मतलब निर्देश दे दिए जाते हैं ना, जिससे कि सामने वाला जो मतलब सिस्टम है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, जिसकी वजह से वो नेटवर्क से अलग ही हो जाता है ना। तो ये डीडीओएस कहलाता है। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा। जब कोई अपराधी 2 पक्षों के बीच बातचीत में खुद को शामिल कर लेता है, तो यह कौन-सा हमला कहलाता है? यानी कि जो 2 लोगों की नेटवर्क बात चल रही थी, जैसा कि आप देखते भी होंगे, जो हमारा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है स्टार्टिंग में ही, एन्क्रिप्टेड मैसेज करके, मतलब दिस चैट इज़ एन्क्रिप्टेड बिटवीन मतलब कस्टमर एंड जो हमारी व्हाट्सएप कंपनी है उसके बीच में, है ना? तो इस तरीके से मैसेज आता है, तो अगर ये मैसेज कोई मतलब डिक्रिप्ट करके उस चीज़ को अगर देख लें, यानी जो भी हमारे किसी से पर्सनल चैट हो रहे हैं वो कहीं न कहीं स्टोर रहते हैं। आप अगर समझ पा रहे हो इस चीज़ को, वो मेटा के पास एक मतलब डेटा सेंटर में स्टोर रहते हैं। तो अगर इस चीज़ को कोई व्यक्ति बीच में देख लेता है, मतलब मेटा का अगर डाटा चोरी करके या कुछ भी, तो अगर उस तरीके को, यानी कि मैन इन मिडल, यानी एक व्यक्ति बीच में आ गया जो इन चीज़ों को सुन रहा है ना, तो इस तरह इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हमला मैन इन मिडल कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। धन या संसाधन चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो ये इसमें आपको ऑप्शन सी समझ में आ ही रहा होगा, सलामी हमला, यानी कि एक सलामी या एक तरह से टारगेटेड हमला बोलेंगे जिसे, कि एक व्यक्ति को मतलब किसी एक सिस्टम में एक टारगेट करके, यानी सलामी करते हुए, मतलब सीधे-सीधे उसी पॉइंट पे जाके उससे संसाधन या धन चुराने संबंधी कोई मतलब हमारी तरफ से मॉलवेयर उसमें डाला जाता है, ठीक है? या फिर कोई साइबर हमला किया जाता है। 22वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 23वां। लॉगिन जानकारी या एन्क्रिप्ट कुंजियों का अनुमान लगाने के लिए परीक्षण और त्रुटि, यानी कि ट्रायल एंड एरर का उपयोग करने वाला हमला कौन-सा है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन है इसमें, ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कि बहुत सारे, जैसे कि हमें पता है आपका जैसे जो यूपीआई पिन है या मोबाइल का पिन है, उसमें कई बार ऐसा रहता है, हमारे जो साथी या दोस्त रहते हैं वो एक तरह से मतलब ट्राई करते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा या ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो मतलब कुछ भी 4, जैसे मान के चलिए 4 या 6 डिजिट का अगर हमारा पिन डला हुआ है, तो उसको कोई व्यक्ति बार-बार चेंज करके ट्राई करता रहता है कि कोई ना कोई तो एक होगा ही ऐसा, है ना? इसी प्रकार से अगर कोई मान के चलिए आपका लॉगिन या पासवर्ड, मतलब पासवर्ड गलत डाल के या फिर मान के चलिए ओटीपी को बार-बार ट्राई कर रहा है कि शायद ये ओटीपी हो या ये ओटीपी हो, और तो उसमें अगर बार-बार ऐसा कोई करता है तो इसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। 23वें का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इंटरनेट पर मानव गतिविधि की नकल करने वाले स्वचालित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? अभी मैंने जस्ट 2-3 सवाल पहले बताया था आपको, बॉट कहलाता है ये। हम ज़्यादातर हमने गेम में सुन ही लिया होगा एक तरह से ना, जो मतलब बिल्कुल मानव जैसी गतिविधि करके नकल करके प्रॉपर मानव मतलब एक तरह से एआई मान लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मानव जैसी चीज़ें समझ के और उसी के जैसा रिप्लाई करना बोट सिस्टम कहलाता है ना। टेलीग्राम पे भी बहुत सारी बोट चैट आपने सुनी होगी, तो वहाँ ऑप्शन मतलब वहाँ आपको समझ में चीज़ बेटर आ जाएगी, है ना?
इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2400 का। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक हैकर द्वारा लक्षित व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी चुराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आजकल आपने देखा होगा जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी या बड़े-बड़े लोग रहते हैं, उनकी फेक इंस्टाग्राम आईडी या फेक फेसबुक आईडियाँ बन जाती हैं, जिन पे कि उनके फ़ोटो और नाम वगैरह सेम लगा दिया जाता है, तो इसे पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं ना। इंग्लिश में आइडेंटिटी थेफ्ट और हिंदी में पहचान की चोरी, मतलब किसी व्यक्ति की पहचान को मतलब बिना उसकी परमिशन से अपने मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर आपको आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, रिश्तेदार बन के उनकी आईडी बना के और आपको मैसेज वगैरह करता है। कई बार आपने देखा भी होगा, मतलब स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो फेक आईडियाँ बहुत सारी बनती रहती हैं, पर डे बहुत सारे लोग बनाते हैं। फिर एक-दूसरे से मतलब जो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, उनसे पैसे वगैरह माँग के वो एक तरह से साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसे पहचान की चोरी कहेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 26वां। विश्वसनीय फर्जी चित्र, ध्वनियाँ और वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग को क्या कहते हैं? तो ये हमने पता ही होगा, फर्जी चित्र बनाना यानी कि एक वीडियो या फ़ोटो बनाने देना, इसको डीप फेक कहते हैं। आपने इसके बारे में सुना ही होगा, जो कि मतलब एक चेहरे पे दूसरा चेहरा आजकल लगा दिया जाता है। तो इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम क्या होगा? डीप फेक शब्द किन 2 शब्दों, अवधारणाओं से मिलकर बना है ना? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले मैंने आपको पॉलिटी की 6 क्लासों में लगभग पूरी पॉलिटी से रिलेटेड जो भी मोस्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं, उनको मैंने खत्म कराया हुआ है। तो आई होप आप जाके उन्हें ज़रूर देखेंगे और इसके बाद आप क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।